1857 का विद्रोह ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये वो कहानी है जो कवियों और शायरों की जुबां पर जिंदा रही। आज हम इतिहास को किताबों से नहीं बल्कि इन शब्दों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? कैसे एक जंग जिसे मैदान पर हार गए वो लोगों के दिलों में एक अमर कहानी बन गई? मतलब हारकर भी जीत जाने की ये कहानी है क्या? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, 1857 का विद्रोह कोई एक दिन में भड़की आग नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो आप समझिए पिछले 100 सालों से सुलग रहा एक बारूद का ढेर था जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। और ये बारूद जमा किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1757 प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे मकड़ी अपना जाला बुनती है ना, ठीक वैसे ही धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। और इसका नतीजा, भारत की पूरी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। और इसी उथल-पुथल ने उस बड़े विद्रोह के लिए जमीन तैयार कर दी। तो सवाल ये है कि कंपनी ने ये सब किया कैसे? उनके तरीके क्या थे? उनके पास 4 बड़े हथियार थे। पहला, सीधी जंग। दूसरा, सहायक संधि, मतलब आप हमारी प्रोटेक्शन में है कहकर कंट्रोल करना। तीसरा, व्यपगत का सिद्धांत, जिसकी बात हम अभी करेंगे। और चौथा, अरे आपसे तो शासन संभल ही नहीं रहा, ये बहाना बनाकर पूरा राज्य ही हड़प लेना। और इन सब में सबसे खतरनाक था ये व्यपगत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक सीधी साधी लेकिन बहुत ही शातिर पॉलिसी थी। अंग्रेज कहते थे कि अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं है या वो ठीक से राज नहीं कर पा रहा तो उसका राजपाट अब हमारा हुआ। बस इसी एक पॉलिसी ने न जाने कितने राजघरानों को सड़क पर ला दिया और गुस्से की आग को और भड़का दिया। तो माहौल तो पूरा तैयार था, बारूद बिछा हुआ था, बस एक चिंगारी की कमी थी। और वो चिंगारी एक सिपाही ने लगाई। और चिंगारी क्या थी? एक राइफल के कारतूस। जी हाँ, एनफील्ड राइफल के नए कारतूस। सिपाहियों के बीच ये खबर आग की तरफ फैल गई कि इन कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता है और इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। अब सोचिए, हिंदू और मुसलमान सिपाहियों के लिए ये उनके धर्म पर कितना बड़ा हमला था। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये उनके ईमान पर चोट थी। और यहीं एंट्री होती है मंगल पांडे की। 29 मार्च 1857 उन्होंने अपने साथी सिपाहियों को ललकारा, बगावत का बिगुल फूका और एक ब्रिटिश अफसर पर गोली चला दी। हालांकि वो पकड़े गए और फिर सिर्फ 10 दिन के अंदर 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ। मंगल पांडे ने उस दिन कहा था, इन कारतूसों को काटने से हम धर्मभ्रष्ट हो जाएंगे। ये शब्द सब कुछ बयां कर देते हैं। ये लड़ाई सिर्फ नौकरी या सैलरी की नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई थी अपने धर्म को, अपनी पहचान को बचाने की। मंगल पांडे की शहादत बेकार नहीं गई। उनकी कुर्बानी की खबर पूरे उत्तर भारत में एक तूफान की तरह फैली। और यहीं से शुरू हुआ बगावत का वो सिलसिला जिसे इतिहास और साहित्य दोनों ने हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। देखते हैं कैसे। और जब बात आती है इस बगावत के नायकों की, तो सबसे पहला नाम जहन में आता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। याद है, हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात की थी। बस उसी शातिर पॉलिसी का शिकार बनी थी रानी लक्ष्मीबाई। उनका राज छीन लिया गया था और उनके पास बगावत के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की कलम ने वो जादू किया जो शायद तलवारें भी नहीं कर सकीं। उनकी एक लाइन, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सिर्फ एक कविता की पंक्ति नहीं है, ये रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जय घोष है। इसी एक लाइन ने उन्हें घर घर में अमर कर दिया। इस कहानी का एक और बेहद दिलचस्प और शायद सबसे दुखद किरदार वो थे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। कहने को तो वो बादशाह थे, लेकिन उनकी हुकूमत दिल्ली के बाहर चलती नहीं थी। वो एक मजबूर और बूढ़े बादशाह थे जो शासक से कहीं ज्यादा एक बेहतरीन शायर थे। पर किस्मत देखिए, सिपाहियों ने उन्हें ही अपना नेता चुन लिया और वो इस बगावत का चेहरा बन गए। और उनकी शायरी में उनका दर्द साफ छलकता है। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। सोचिए, हिंदुस्तान का बादशाह और उसे अपनी ही मिट्टी में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। ये शेर सिर्फ उनका नहीं बल्कि उस पूरे दौर का दर्द बयां करता है। लेकिन ये बगावत सिर्फ बादशाहों और रानियों तक ही नहीं थी।
इसकी गूंज आम लोगों के दिलों में, उनके लोक गीतों में भी थी। जैसे ये भोजपुरी लोकगीत जिसकी लाइनें कह रही हैं, अरे फिरंगियों अब हमारा देश छोड़ो। ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली या झांसी की नहीं थी, बल्कि गांव-गांव, गली-गली तक पहुंच चुकी थी। तो एक तरफ थे ये विद्रोही जिनमें जोश था, जज्बा था, और दूसरी तरफ थी दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत, ब्रिटिश साम्राज्य। तो जब साम्राज्य ने पलटवार किया तो क्या हुआ, देखते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बगावत आखिर नाकामयाब क्यों हुई? वजहें कई थीं। सबसे बड़ी बात, कोई एक लीडर नहीं था, कोई एक कॉमन प्लान नहीं था। सब अपने अपने इलाकों में लड़ रहे थे। और सच तो ये भी है कि कई भारतीय राजा महाराजाओं ने विद्रोहियों का साथ देने की बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। इस विद्रोह का असर बहुत बड़ा हुआ। अंग्रेजों को समझ आ गया कि एक ट्रेडिंग कंपनी के भरोसे अब इंडिया पर राज नहीं किया जा सकता। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म। अब सत्ता सीधे लंदन से, यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई। और गवर्नर जनरल का पद बदलकर हो गया वाइसरॉय। मतलब अब भारत पर सीधा ब्रिटिश महारानी का राज था। तो हुआ ये कि 1858 में एक नया कानून आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसने कंपनी राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और शुरुआत हुई ब्रिटिश राज की। एक ऐसा दौर जो अगले 90 सालों तक 1947 तक चलना था। तो चलिए वापस अपने असली सवाल पर आते हैं। अगर ये लड़ाई हार गए थे तो आज हम इसे इतनी अहमियत क्यों देते हैं? क्यों इसे आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं? इसका जवाब लड़ाई के मैदान में नहीं, बल्कि शायरों की कलम और लोगों की यादों में छिपा है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे कमाल का हिस्सा है। 1857 का विद्रोह मैदान पर तो हार गया, लेकिन लोगों की यादों में, उनकी कहानियों में वो हमेशा के लिए जीत गया। ये एक ऐसी जीत थी जो तलवार से नहीं, शब्दों से हासिल की गई थी। तो एक तरफ थी अंग्रेजों की तलवार जिसने जंग तो जीत ली, लेकिन दूसरी तरफ थी विद्रोहियों की कलम। और उस कलम ने प्रतिरोध की ऐसी कहानी लिखी, ऐसी आग जलाई, जिसने आगे चलकर आज़ादी के दीवानों की पूरी पीढ़ी को प्रेरणा दी। और इस जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल बहादुर शाह जफर के इस शेर में मिलती है, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की। मतलब जब तक हमारे योद्धाओं के दिलों में ईमान जिंदा है, हमारी तलवार लंदन के तख्त तक पहुंचेगी। हार कर भी ये हौसला, यही वो विरासत थी जिसे साहित्य ने संभाले रखा। तो अंत में बस एक सवाल रह जाता है। कहते हैं कि इतिहास हमेशा विजेता लिखते हैं, पर तब क्या होता है जब हारने वाली कविताएं लिखते हैं? शायद तब वो एक ऐसी कहानी लिखते हैं जो वक्त के साथ और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है, इतनी ताकतवर कि वो तलवार की जीत पर भी भारी पड़ती है।